नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 16 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 16 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो वो करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है ये भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। इसके बाद अगर मैं प्रियम्बल की बात करता हूँ, संविधान की प्रस्तावना की बात करता हूँ, तो देखिए प्रियम्बल में जो है वो जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, फर्टिलिटी की बात की गई है। इसमें 3 टाइप्स का जस्टिस बताया गया है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी जो है वो 5 टाइप की बताई गई है। आगे मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की कि प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं कि कितने वर्ष बाद। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष, याद रखना प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा की तो 1/3 मेंबर जो है वो दूसरे वर्ष। अगर वहीं पे बात की जाए लोकसभा की, लोकसभा में जो है वो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है और हर 5 वर्ष बाद जो है चुनाव होता है। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी जो उम्र है वो भैया 30 वर्ष, कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। और आपको जो है वो 1/3 में जो है वो रिटायर किया जाएगा। हर दूसरे वर्ष जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विधायी शक्तियाँ निहित होती है। देखिए जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स होती है वो किस में निहित होती है, तो अगर बात की जाए लेजिस्लेटिव पावर्स की तो वो संसद में, कहाँ पे निहित होती है, संसद में निहित होती है। आपको ये बात याद रखनी है, पार्लियामेंट में नहीं निहित होती है। विधायी शक्तियों की अगर बात करता हूँ तो विधायी शक्तियों में जो है वो, अगर मैं संसद की बात करता हूँ तो संसद के आगे 3 भाग है। संसद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 में किया गया है, आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल संसद के 3 भाग है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर बात की जाए लोकसभा की, किसकी बात की जाए, लोकसभा, तो लोकसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 81 में हुआ है। राज्यसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 80 में हुआ है और राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो आर्टिकल 52 से 61 के बीच होता है। तो हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। जो हाई कोर्ट है वहाँ के जो जजेज है उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो है 62 ईयर्स, याद रखना है 62 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के जो जज है इनको अपॉइंट जो करता है, जैसे राजीव सगदर जी अभी अपॉइंट हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये हाई कोर्ट के जो जज है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंट होते हैं और इनकी जो शपथ का जो प्रावधान है वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं ये भी क्वेश्चन आता है, तो 25 टोटल हाई कोर्ट है भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। जनरल इलेक्शन की अगर बात की जाए तो 1851-52 में भारत में प्रथम बार जो है आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन भी यहीं पे देख ही लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ की कुल संख्या है। देखिए अनुसूचियों की जो कुल संख्या है वर्तमान में वो कितनी है, तो अगर मैं टोटल अनुसूचियों की बात करता हूँ तो प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं। 10th नंबर का जो हमारा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। किसकी बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बात करता है वो 10th शेड्यूल बात करता है। अगर बात की जाए 8th शेड्यूल, 8वीं जो अनुसूची है वो बात करती है भाषाओं की, लैंग्वेजेस की। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो किस अनुसूची में बात की गई है, तो वो 4थी अनुसूची है ना हमारे संविधान की, वो बात करती है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की, बंटवारे की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अगर बात की जाए अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वो है यूपी। कौन सा है, यूपी। यूपी में जो है वो अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके सिक्कों पे जो आकृति थी वो पशुपतिनाथ की थी। और पशुपतिनाथ का एक टेम्पल भी है जो कि नेपाल में है। कहाँ पे भैया, नेपाल के काठमांडू में है पशुपतिनाथ का मंदिर। अगर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन की अगर बात की जाती है तो वहाँ के बहुत सारे स्थल है, जैसे कि हड़प्पा है। हड़प्पा की जो खोज है ये खोज की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। उसी प्रकार हड़प्पा की अगर पूर्ण रूप से बात की जाए तो ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित है।
उसी प्रकार मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। चंदूदड़ो भी पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का स्थल माना जाता है। उसी प्रकार कालीबंगा राजस्थान में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सब हरियाणा में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। अगर एशिया के विभिन्न भागों की बात की जाए तो विभिन्न भागों में जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। अगर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की बात की जाए तो अशोक के द्वारा भी कलिंग के युद्ध को छोड़ के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। उसने श्रीलंका के लिए भेजा था अपनी पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को। हिमालय की और उसने भेजा था मजीम को, ये भी आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, तो इसकी स्थापना महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। महात्मा बुद्ध की अगर बात की जाए, इनका जो जन्म है वो 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। और बचपन का जो इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया। जो तीन रत्न थे इस पे किसके द्वारा जो है बल दिया गया था, तो ये दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इनकी अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कुंडग्राम में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में होती है। अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनकी माता का नाम त्रिशला, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पिता का नाम था सिद्धार्थ। देखिए बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का था सिद्धार्थ, लेकिन महावीर के भी पिता का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ। तो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है आपने, दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है। इन्होंने 3 रत्नों पे बल दिया था। ये 3 रत्न कौन कौन से थे, तो इनके 3 रत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों रत्न जो दिए गए थे ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की के तहत स्क्रैप हो गया था क्योंकि इसके दो आंसर आ रहे थे, बीजापुर और अहमदनगर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1790 से 92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल के साथ लड़ा। देखिए जो 1790 से 92 के आसपास जो तृतीय मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो टीपू सुल्तान ने जो लड़ा था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ लड़ा। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 4 टोटल युद्ध होते हैं। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1767 से 1769 के बीच होता है, फर्स्ट नंबर का। फिर होता है दूसरे नंबर का होता है 1780 से 1784 के बीच में होता है। फिर होता है तीसरा, वो होता है 1790 से 1792 के बीच में होता है। फिर इसके बाद होता है 1799 में। चौथा जो होता है वो 1799। तो पहला 1767 से 69, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92 तीसरा कॉर्नवालिस के साथ, फिर होता है 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो सारी डेटें आपको याद रखनी है। अगर बात की जाए कि भैया इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो मजबूर होकर एक संधि करता है जिसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में हस्ताक्षर टीपू सुल्तान ने किए थे 1792 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नादिर शाह ने कब भारत पे आक्रमण किया। अगर बात की जाए नादिर शाह की तो नादिर शाह के द्वारा जो है वो भारत पे 1738-39 में जो है वो आक्रमण किया गया था। और ये कब इन्होंने आक्रमण किया था किसके, तो एक मुग़ल शासक होते थे मोहम्मद शाह के शासनकाल में इन्होंने जो है वो भारत में आक्रमण किया था 1738-39 में। इन्होंने जो है वो मुग़ल जो सेना है इनको बुरी तरह पराजित कर दिया था। 57 दिनों तक ये भारत को लूटते रहे। और एक दिल्ली में जो एक होता था तख्ते ताऊस, इसको ये जो है ले गए थे अपने साथ, है ना, तख्ते ताऊस जो ले गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस वर्ष द्वैत शासन का अंत हुआ। अगर द्वैत शासन की बात की जाए तो द्वैत शासन की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी 1772 में। द्वैत शासन की समाप्ति 1772 में हुई थी। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, तो द्वैत शासन को 1765 में इसको शुरू किया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और लॉर्ड क्लाइव ने जो है द्वैत शासन को 1765 में इसको लागू किया, लेकिन 1772 में जो है ये द्वैत शासन जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेता नहीं थे। देखिए महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज के जो प्रमुख नेता नहीं थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समय तो संबंध तो विधवा पुनर्विवाह से था। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है वो आवाज़ उठाई थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाने का कार्य किया था, आवाज़ उठाई थी।
और अगर बात की जाए ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो 1828 में भारतीय पुनर्जागरण के नवदूत राजा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत कार्य किए गए थे ब्रह्मो समाज के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर के सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार थे। 1857 का जब विद्रोह होता है तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो विश्वसनीय, जो ट्रस्टफुल, जो इनके सलाहकार थे, इनका क्या नाम था? तो ये थे बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है वो क्या थे इनके, सॉरी, बहादुर शाह के जो ट्रस्टफुल थे इनका नाम था हकीम अशानुल्लाह। हकीम अशानुल्लाह जो इनके विश्वसनीय सलाहकार थे भैया, ट्रस्टेड एडवाइज़र थे। ये बात आपको याद रखनी है। दिल्ली से जो है वो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर के द्वारा लीड किया गया था। कानपुर से नाना साहिब के द्वारा लीड किया गया था। आपके लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल के द्वारा लीड किया गया था। आपके जो हमारे जो लखनऊ से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर से कंवर सिंह के द्वारा, इलाहाबाद से लियाकत अली खान। तो ये थे जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में अपनी अपनी जगहों से लीड किया था। पूछा जा सकता है कानपुर से नाना साहिब और आपके तांत्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, जगदीशपुर से कंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली खान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं तो उस दिन से ही अब 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर गांधी जी के बारे में बात की जाए तो 1917 में इनके द्वारा चंपारण आंदोलन चलाया गया। 1918 में इनके द्वारा अहमदा मिल मजदूर आंदोलन चलाया गया। खेड़ा सत्याग्रह भी इनके द्वारा 1918 में ही चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920-22 में इनके द्वारा चलाया जाता है। चोरा चोरी की घटना जो होती है वो 5 फरवरी 1922 को इनके द्वारा ही, जब ये चोरा चोरी घटना होती है 5 फरवरी 1922 को, तो ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसके बाद इनके द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक इनके द्वारा दांडी मार्च चलाया जाता है। जिसमें दांडी मार्च में जो इनके साथ आते हैं वो कितने समर्थक आते हैं, परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस समय इनके साथ 78 समर्थक दांडी मार्च में इनके साथ जो है वो शामिल होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर गांधी जी की बात की जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने हैं। किस अधिवेशन में? 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है, जो कि 40वें नंबर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का। ये भी आपको याद रखना है। तो बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी, एक बार ही अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन जो शुरू की गई थी वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, उसका नाम है कालका शिमला रेलवे लाइन, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली, क्योंकि हम हिमाचल से आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। और अगर रेलवे लाइन की बात की जाए, जैसे कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसको इनोग्रेट किया गया था एक अंग्रेज़ अधिकारी लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। उसी प्रकार जो पहली रेलवे लाइन है वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के समय चलती है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और भी बहुत सारी नीतियाँ चलाई जाती है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, जिसमें कि आपके सियासन को ही हड़प लिया जाता था। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय चले। बूट डिस्पैच कमीशन 1854 में ये चलता है। बूट डिस्पैच कमीशन लॉर्ड डलहौजी इसको लाते हैं। दूसरी रेलवे लाइन जो भारत में चली थी कलकत्ता से रानीगंज 1854 में ही, ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलती है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD भी आता है। तो बहुत सारे काम हुए थे डलहौजी के टाइम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी? तो भारतीय समाज सुधार की जो नींव रखी थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो भारतीय समाज सुधार की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी थी? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि साइंस के कुछ क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के भी रहते हैं, तो हम साइंस के क्वेश्चन भी अब धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। राइज ऑफ ऑयल इन ए वीक इज़ ड्यू टू, बाती में तेल का चढ़ना होता है, देखिए पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है इसके कारण जो है वो बाती में जो तेल है ऊपर को चढ़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होना भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती, जो एनर्जी डेट प्रोड्यूस्ड कमर्शियली इज कोल इज कॉल्ड। तो जो कोयले से उत्पन्न जो व्यावसायिक ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा के कारण होता है। भैया जो थर्मल एनर्जी होता है
उसके कारण ही जो कोयले से उत्पन्न जो व्यावसायिक ऊर्जा होती है वो एक तापीय ऊर्जा होती है, थर्मल जो पावर होती है। उसी प्रकार अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत चुंबक को इनमें से किससे बनाया जाता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको किससे बनाया जाता है? तो उसको भैया मुलायम लोहे से, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रो जो ये मैग्नेट होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के ऊपर कार्य करता है। ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक वेल्स जो ये, अगर मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ तो जैसे इलेक्ट्रिक वेल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करती है, इलेक्ट्रिक मोटर है, लाउड स्पीकर है, तो ये सभी जो है वो विद्युत चुंबक पे जो है वो कार्य कर रहे हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप टीजीटी आर्ट्स टेट की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स, एलटी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर है 78761 JBT 45409। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू हो चुकी है जिसकी फ़ीस है मात्र 499 रुपीज़। तो बात करते हैं कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। रेडियो एक्टिविटी तत्व यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं दिखाएगा, क्योंकि यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम ये रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैक्यूरेल ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूरी। याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्यूरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैडम क्यूरी के बारे में भी आपने सुना ही होगा, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। हेनरी बैक्यूरेल हो गया, मैडम क्यूरी हो गई, ये बहुत सारे नाम, चर्चित नाम है। नोबेल पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी। सर्वप्रथम बार 1906 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एक बार हर हर महादेव, क्योंकि हर हर महादेव से हमें एक पावर मिलती है। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो 78.8% पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे 20.95% पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में हुआ था ये कितने सीटों पे लड़ा गया? 542 सीटों पे ही लड़ा गया था, क्योंकि एक सीट पे चुनाव ऑलरेडी हो गया था, वो सीट थी गुजरात की बड़ोदरा सीट। तो आज के लिए इतना ही। आज अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है, एक डे आप याद रखें, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ये भी याद रखें, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।